इमरान खान साहब जेल में है तो वो सख्ती में जो हालात उनके लिए रखे गए हैं, उनकी पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, क्योंकि ऊपर नीचे 2-3 वाकयात ऐसे हो गए हैं जिनके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत शर्मिंदा और परेशान है। जैसा कि आर्मी चीफ और मरियम नवाज की एक मुश्तरका जो एक एक्टिविटी थी उसकी वजह से। नंबर 2, आर्मी चीफ ने जो एक तलबा से बातचीत करते हुए एक कुरान पाक की आयत का हवाला दिया और साथ में उन्होंने औरतों के एहतराम की बात की, उसका जो रद्दमल आया बड़ा सख्त। फिर लम्स में जो एक सानिया हुआ DGI-SPR के साथ, यानी वहाँ बड़े सख्त सवाल पूछे गए। जो लम्स में हुआ वो क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि DGI-SPR के पास तलबा के सवाल के तसल्ली बख्श जवाबात वहाँ नहीं थे, ये लम्स के सोर्सेज बता रहे हैं। और सवाल कुछ और किए गए, बाद का जवाब कुछ और दिए गए। और इस लेवल पे जो तलबा है वो फिर मायूस हो जाते हैं ना। लम्स के तलबा पढ़े लिखे हैं, वो चाहते हैं कि जो वो सवाल कर रहे हैं उस सवाल का वही जवाब मिले, लेकिन जब नहीं मिलते तो उनको मायूसी होती है। तो सवाल ज़्यादा सख्त है, उसकी वजह से DG साहब को वहाँ से जल्द जाना भी पड़ा, ये भी रिपोर्ट हुआ है। अब मामला ये है कि इन चीज़ों को लेकर एस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा, और जब भी गुस्सा आता है वो इमरान खान साहब पे निकलता है जेल में। और इमरान खान साहब ने अपनी बहन को ये कह दिया था कि जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ करवा रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर, तो साफ जाकर उनका नाम लो और ये बताओ कि वो जो कर्नल जेल में बैठा हुआ है वो सख्तियाँ जब करता है तो वो बाकायदा जनरल आसिम मुनीर साहब इसके पीछे होते हैं ऑर्डर देने वाले। ये इमरान खान साहब ने कहा था अपनी बहन को कि जाकर बाहर आप बता दें। अब नाज़रीन, कि इमरान खान साहब तो जेल में है, लेकिन उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद में भी इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं। यानी पहले लाहौर वाला इलेक्शन उन्होंने जीता, फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में भी कैदी नंबर 804 के हमायत याफ्ता उम्मीदवार वाजिद गिलानी साहब जो है वो सदर मुंतखब हो गए। लाहौर में जो है आसिफ नसवाना साहब जीत गए। और ये जो जीतने वाले सदूर हैं, अब देखें ना, ये 26वीं आईनी तरमीम का रद्दमल आ रहा है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई, जैसे अदलिया को काबू कर लिया गया, अब ये वकला की जानिब से रद्दमल आ रहा है और ये आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अब ये जो सदूर है, ये जीतने वाले कह रहे हैं जी हम तो इस्लामाबाद भी जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, रोला भी डालेंगे और हम 26वीं आईनी तरमीम को वापस करवाएंगे। अच्छा, इस कामयाबी में एक शख्स का नाम आप भूल नहीं सकते, ये हमें याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने इंतजार हुसैन पंजूता साहब को अगवा किया था, अपने मसल्स दिखाए थे, अपनी ताकत दिखाई थी। बंदूक है ना उनके पास, बूट है, बंदूक है, तो वो बंदूक से और बूट से अपनी ताकत दिखाते हैं। उनके पास दलील नहीं है, बात नहीं कर सकते, उनके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना नॉलेज है, ना तजर्बा है, ना कुछ और है, सिर्फ बंदूक है और बूट है। वो मारते हैं डंडे के साथ या बंदूक दिखाते हैं, ये दो काम करते हैं। तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, अपने मसल्स दिखाए इंतजार हुसैन पंजूता साहब को। फिर इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने कानून की ताकत दिखाई, उन्होंने काले कोट की ताकत दिखाई, उन्होंने इत्तफाक और इत्तेहाद की ताकत दिखाई और नॉलेज की ताकत दिखाई। और फिर देखें, इंतजार हुसैन पंजूता ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों जगह पर चारों शाने चित किया है, बदतरीन शिकस्त उनको दी है। जो मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट है, उनके जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी। और इंतजार हुसैन पंजूता साहब को इमरान खान साहब ने बनाया था ISF का ऑर्गेनाइजर, और वो अब सारे मामला को देख रहे हैं। तो उन्होंने बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ की हैं और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है। और कैदी नंबर 804 के लिए जिस तरह वकला खड़े हुए हैं, जैसी ज़ोरदार आवाज़ें उठी हैं, ऐसे मनाजिर पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद देखे हैं। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा तगड़ा मैसेज है और ये मैसेज हम सबको याद रखना चाहिए कि ताकत के बलबूते के ऊपर आप कुछ देर के लिए तो लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए इक़्तिदार में या ताकत में नहीं रह सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर पाकिस्तान का कोई मालिक है तो वो पाकिस्तान के अवाम है, और हकीकी ताकत पाकिस्तान की अवाम के पास ही है। नाज़रीन, 26 फरवरी को इस्लामाबाद में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें अपोजिशन का इत्तेहाद मौजूद होगा, मीडिया, वकला, सिविल सोसाइटी। ये एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी किया गया है उसके नतीजे में अब सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं और इकट्ठे होकर ये फैसला करेंगे कि पीका के जरिए से मीडिया, सोशल मीडिया, आज़ादी इज़हार राय सब छीन लिया। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से अदालतों को यरगमाल बना लिया, कानून को तब्दील करके आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी, यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे पहले ही कब्जा कर लिया फॉर्म 47 के जरिए से। तो पाकिस्तान में आज़ाद रह कौन गया? हर चीज़ को कैप्चर कर लिया, हर चीज़ को जकड़ कर रख लिया है पाकिस्तान की इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने। तो इसके ऊपर एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, देखते हैं वहाँ से क्या निकलता है। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट एक मैं आपको और बताता हूँ। मैंने एक सर्वे करवाया और ये सर्वे मेरे पास यहाँ सामने मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लें आप। ये सर्वे मैंने करवाया DGI-SPR के हवाले से, क्योंकि वो गए, उन्होंने नौजवानों से बातचीत की और उन्हें लगता है जब वो नौजवानों से बातचीत करेंगे तो शायद इसके लिए कोई बेहतरी पैदा होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि नौजवानों में इस वक्त शऊर का लेवल बहुत ऊपर है। मैं हैरान हो रहा था मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में नौजवानों के सवाल सुनकर कि अब उन्हें सारा कुछ पता है, आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को किसी से भी बेहतर जानते हैं। तो पाकिस्तान का नौजवान ना सिर्फ वेल इन्फॉर्म्ड है, बल्कि वो सवाल करना भी जानता है और जवाब भी मांगता है, और वो जुर्रत वाला भी है। तो मैंने DGI-SPR का जो लम्स का दौरा है उसके बारे में मैंने नौजवानों से आम सवाल किया। मैंने पूछा कि फ़ौजी क़यादत का दावा है कि वो सियासत में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते, क्या आप इस दावे से इत्तफाक करते हैं? लगभग 20,000 के करीब वोट पड़े, 18,210 वोट मेरे पास है। और मैंने ये 24 घंटे के लिए नहीं करवाया, ये मैंने थोड़ी सी देर के लिए ये सर्वे करवाया था। ये 24 घंटे वाला सर्वे नहीं था, चंद घंटे वाला सर्वे था।
तो इसमें 18,210 वोट पड़े हैं और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है उसमें सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि हाँ, फौज जो कहती है कि उसका सियासत में किरदार नहीं है, फौज ठीक कहती है। लेकिन 95% यानी 95% लोगों ने यह कहा कि फौजी क़यादत का यह दावा कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती वो गलत है, वो झूठ बोलते हैं, हम इससे इत्तफाक नहीं करते। तो मेरे ख्याल में अब रास्ता एक ही बचा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपने असल काम की तरफ वापस जाएं, जैसा कि उनको पूरी दुनिया मशवरा दे रही है, जैसा कि उनको पाकिस्तान में से सब लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने असल काम में वापस जाएं, ये सियासत खेलना बंद कर दें, सियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर मुदाखलत बंद कर दें, अवामी नुमाइंदों को हुकूमत चलाने दें, सिविलियंस को मुल्क चलाने का इख्तियार आप दे दें और आप सिर्फ बॉर्डर्स को संभालें, आप सिर्फ अमन व अमान के मामलों को संभालें। या जहां पे आपको हुक्म दिया जाए कि आपने यहां पे जाके काम करना है, फर्ज करें आपको हुक्म आता है कि आप फ्लड्स पे जाके काम करें तो आप करें, फर्ज करें आपको हुक्म आता है कि आपने फलां जगह पे ये ड्यूटी करनी है तो वो ड्यूटी आप करें, तो आप हुक्म के मुताबिक चलें, यानी आप अवाम की मुंतखब की हुई हुकूमत की नौकरी करें। जो अवामी हुकूमत है उसके हुक्म के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपकी इज्जत बहाल होगी, अवाम को आप पे यकीन आना शुरू हो जाएगा और जो एक खलीज पैदा हो गई है पाकिस्तान की फौज में और अवाम में, वो खलीज भी कम होना शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने जो रंगबाजी की है और जिस किस्म की उन्होंने, यानी माइक पकड़ के, माइक के दुश्मन है शहबाज शरीफ साहब, जब उनके सामने माइक आता है वो अपने सीने पे हाथ मार के माइक को पड़ जाते हैं। पता नहीं कोई पुरानी दुश्मनी है उनकी माइक के साथ कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये वही है जिसने कहा था कि मैं जरदारी को मैंने लाड़काना की, लाहौर और इस्लामाबाद कराची की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो आज वो कह रहा है जी, वही वाला बंदा जिसने जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाया बाद में, वही वाला सियासतदान आज ये कह रहा है कि वो इंडिया को पीछे छोड़ देगा, इंडिया से आगे निकल जाएगा। जरा ये देखें, मुजम्मल असलम साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है ना वो 350 अरब डॉलर है। यानी हम जितनी भी खिदमात या मसनूआत पैदा करते हैं, हमारी टोटल कौमी पैदावार जो है, चाहे वो मसनूआत है चाहे वो खिदमात है, कुछ भी है, उनकी टोटल मालियत 350 अरब डॉलर है बस। जबकि भारत 5,000 अरब डॉलर से ज्यादा है। पाकिस्तान की जो शरह नमू है, तरक्की की शरह, वो 1% से भी कम है, 1% से भी कम। इमरान खान साहब इसको ले गए थे 6% के करीब और भारत का 6% है। यानी भारत आगे से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं रहा। तो इस रफ्तार से अगर ये भारत को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो 500 साल और लगे रहे, ऐसे तो ये भारत को पीछे नहीं छोड़ सकेंगे। नाज़रीन, एक के बाद एक तबका एहतजाज करने के लिए आ जाता है। अब किसानों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया कि उनका माशी कत्ल किया जा रहा है और गंदम के किसान पहले से तैयारी कर रहे हैं। गन्ने में उनको मार पड़ी है, किसानों को जो है वो चावल में मार पड़ी है। कपास की पैदावार 33% कम हुई है और ये कहते हैं यहाँ पे इनकलाब आ रहा है, सबज इनकलाब आ रहा है। अब 3900 रुपये मन गंदम मुकर्रर की थी इन्होंने पहले और 2600 रुपये किसान बेचारा बेचता रहा है। और अब जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है, जो किसान दुश्मन पॉलिसी है, उसके खिलाफ किसानों ने यह फैसला किया है कि इस पॉलिसी के खिलाफ 26 फरवरी 2025 से बरोज बुध को एहतजाजी रैली निकालने का फैसला किया है और किसान इसके अंदर शिरकत करेंगे। सबसे पहले हफ्जाबाद पहुंचेंगे, फिर मुख्तलिफ जगहों से ये अपना काम शुरू करेंगे। तो ऐसा दिखाई देता है कि अब किसान भी तंग आ गए हैं, मजदूर भी तंग आ गए हैं, सरकारी मुलाजमीन भी तंग आ गए हैं, वकला भी तंग आ गए हैं, जजेस भी तंग आ गए हैं, सहाफ़ी भी तंग आ गए हैं। पाकिस्तान में कोई एक ऐसा तबका नहीं है जो इस हुकूमत और इनको लाने वालों से तंग ना आया हो। मेरे ख्याल में जान छुड़ाने का वक्त बहुत करीब है और जल्दी इन लोगों से जान छूट जाएगी। उधर एक और मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें, ये एजाज चौधरी साहब है, ये सेनेटर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में टोटल 100 से कम सेनेटर होते हैं और ये इज्जतदार लोग होते हैं। तो एजाज चौधरी साहब सेनेटर है। गुज़िश्ता लगभग 2.25 साल से कई दफ़ा कोशिश की गई, प्रोडक्शन ऑर्डर्स इनके जारी किए गए, लेकिन इनको सेनेट के इजलास में नहीं जाने दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। ऐसी जिद पकड़ी हुई है। अगर ये आदमी भी नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील कर लेता तो ये सेनेट के इजलास में बैठा हुआ होता। आप मुझे बताएं ना कि जिद क्या है एजाज चौधरी से। ये अस्पताल में पड़े हुए हैं, इनका वहाँ पे इलाज हुआ है और दिल के मर्ज में मुब्तला है और इनको अस्पताल से फवाद चौधरी साहब के बकौल इनको फौरी तौर पे वापस जेल में भी मुंतकिल किया गया है। सर्जरी के बाद ज़बरदस्ती जेल शिफ्ट किया गया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं एक बुजुर्ग रहनुमा जो सेनेटर भी हैं उनके साथ ऐसा बेईमाना सलूक इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। फिर इसमें कुछ तफसीलात जो है वो साकिब बशीर साहब बता रहे हैं कानूनी नुक्ते में कि इस तरह के मुकदमात में ऐसी सूरत हाल में बहुत पहले जमानत हो जाती है मुलजिमान की, लेकिन यहाँ तो निज़ाम ने जिद पकड़ ली है और मामला सिर्फ यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर डील क्यों नहीं की। तो जो डील नहीं कर रहा ना उसको निशान इबरत बना रहे हैं। या तो आप नवाज शरीफ बने या आप निशान इबरत बने। तो नवाज शरीफ साहब से इतना चिढ़ गए पाकिस्तानी कि कोई भी सियासतदान मौत कबूल करने को तैयार है, नवाज शरीफ बनने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, एक और खबर आई मेरे पास, आदिल खान बज़ई साहब का मेरे पास ये एक ट्वीट आया, मैंने उसको पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि ये तो शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटमेंट है। मरवत साहब ने कहा कि आदिल बज़ई से स्टैंडिंग कमेटी में शामिल करने के लिए 3 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी गई। ये मरवत साहब ने दावा किया। आजकल मरवत साहब का सारा टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कभी वो तहरीक इंसाफ की खवातीन को टारगेट करते हैं, कभी तहरीक इंसाफ की क़यादत को टारगेट करते हैं, कभी वो इमरान खान साहब को टारगेट करते हैं, कभी वो इमरान खान साहब के करीबी साथियों को टारगेट करते हैं। अब आदिल बज़ई एक ऐसा शख्स है जिसने बड़ी कुर्बानी दी है। मेरे ख्याल में इस 26वीं आईनी तरमीम के दौरान अगर किसी शख्स ने सबसे ज़्यादा माली नुकसान बर्दाश्त किया है
तो वो शायद मैं कह सकता हूं कि आजिल बस ही है। इनके घर तबाह हो गए, प्लाजे तबाह हो गए, कारोबार तबाह हो गए, लेकिन इस शख्स ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा।